बट मूलतः राय ये है कि नरेंद्र मोदी को जनता 2024 में 2019 से ज़्यादा समर्थन देने के लिए ईगर है। आप साउथ में भी गए थे। साउथ में किस तरह का, क्योंकि केरला की बात करते हैं, वो अभी तक अभेद्य किला जिसे कहते हैं बीजेपी के लिए है। और बीजेपी का प्रदर्शन जो पिछली बार था, क्या इस बार बेटर कर पाएगी? 129 में से 29 सीटें आई थी। लेकिन अब कितना लगता है कि कितना डिफरेंस आएगा? देखिए, ये तो मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ कि जो क्वांटिटी ऑफ वोट्स पड़ेगा सदर्न स्टेट्स के अंदर वो ज़्यादा पड़ने वाला है। अब अगर क्वांटिटी ऑफ सीट्स की मैं बात करूँ तो अगर मैं साउथ के सभी राज्यों को डाइसेक्ट करना चाहूँगा, तेलंगाना में पिछली बार बीजेपी की 4 सीटें आई थी और उसका वोट शेयर रफली 19% था। इस बार जब हम ग्राउंड पे पोलिंग करते हैं तो इस बार सेंटिमेंट जो सीट्स का भी है वो ज़्यादा होने की पूरी स्थिति है और वोट शेयर भी 20% क्रॉस करेगा। तो आज की स्थिति में तेलंगाना में बीजेपी को 2019 से ज़्यादा सीट आने की स्थिति है। कर्नाटका के अंदर जेडीएस और बीजेपी का अगर अलायंस हो जाता है तो फिर वो स्वीप करने की स्थिति में होंगे कर्नाटका में, क्योंकि जो सदर्न पार्ट ऑफ कर्नाटका आता है, मैसूर और ये सब जो पूरी बेल्ट है, इस बेल्ट के अंदर भी आप ये एक पॉइंट पाएंगे कि नन ऑफ दीज कांग्रेस का जो वोट है वो सीट नहीं कन्वर्ट कर पाएगा अगर जेडीएस भी साथ में आ जाएगी। तो कर्नाटका में भी बीजेपी अगर जेडीएस के साथ अलायंस करेगी सो इट विल डू वेरी वेल। अब मैं बात करता हूँ, आता हूँ तीसरे राज्य में तमिलनाडु की, जिसकी बहुत बात नेशनल मीडिया में हो रही है क्योंकि प्राइम मिनिस्टर का बहुत फोकस है। मैं तमिलनाडु में 5 दिन ट्रैवल कर रहा था। इस बार तमिलनाडु में नरेंद्र मोदी जी की एक्सेप्टेंस है। 2019 में बीजेपी की एक्सेप्टेंस नहीं थी। इवन मैं ऐसे ऐसे गांव में गया हूं जहां पे प्रॉपर तमिल बोलने वाले लोगों ने बोला है कि राम, जब 22 जनवरी प्रभु श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी तब हम लोग ने हमारे गांव में भी दिया जलाया था। सो जो कहा जाता था कि रामा जो है वो सिर्फ और सिर्फ हिंदी हार्टलैंड के भगवान है, साउथ का कल्चर अलग है, वो सब एक मिथ्या है। साउथ के अंदर भी राम इतने इंटेग्रल हैं। तो इस बार बीजेपी का पिछली बार 3% वोट शेयर आया था, इस बार वोट शेयर बीजेपी का मिनिमम 14-15% तमिलनाडु में आ सकता है। अब सीट्स कितनी कन्वर्ट होगी पूजा जी, वो निर्धारित होगा कि अलायंसेस कैसे होते हैं। तो अभी कहना उसमें मुश्किल होगा, पर कई सीट्स पे बीजेपी कॉन्टेस्ट में है। पर बीजेपी ने एक बड़ा बैरियर तमिलनाडु के अंदर क्रॉस कर दिया, मेंटल बैरियर। दैट मेंटल बैरियर वाज कि इसको एक अछूत पार्टी के रूप में कोई ट्रीट नहीं कर रहा है। नाउ एवरीबॉडी इज एक्सेप्टिंग मोदीज विजन। एक पैरामीटर पे आंकता हूं, जी। कोई भी सरकार सत्ता में आती है तो एक घोषणा पत्र के साथ आती है कि हम ये करने वाले हैं। वो कितना हुआ है ये बात है। सवाल घोषणाओं का नहीं है। आपने एक योजना अनाउंस कर दी, वो योजना के एक्शन टेकन रिपोर्ट लिया क्या आपने? यदि 10 साल में जितनी साफ नियत से और नियति से मोदी जी ने काम किया, उसके बाद तो 81 करोड़ लोग भूखे मरने नहीं चाहिए इस देश में। क्यों ऐसी नौबत आई? क्या इसके पहले जब यूपीए की सरकार थी, 2014 के पहले इस देश में रोज 85 करोड़ लोग भूखे सोते थे क्या? नहीं ना। ऐसा क्या हुआ 10 साल में कि आपको 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है, और वो भी इसलिए कि लोग रात को भूखे ना सोए? ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्टेटमेंट है कि आने वाले 5 साल तक अनाज फ्री दूंगा क्योंकि मैं नहीं चाहता कोई भूखा सोए। इस देश के 85 करोड़ लोगों को भूखा सोने की स्थिति में लाया कौन? उनका कहना है, बीजेपी वालों का, तो पहले से ही भुखमरी के हालात। बिल्कुल नहीं थे, भूखमरी के हालात में थे ही नहीं। आपने लाया, आपने कोविड में ये योजना शुरू की। इनको रीजन भी नहीं देना आता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम यह है कि पढ़े लिखे होना चाहिए ना। अनपढ़ गवारों के प्रॉब्लम है यही है। कोविड के समय जो देश की हालत हुई, उसमें रोजगार चला गया। उस टाइम खाने के लाले थे लोग, पैकेट भी, खाने के पैकेट मिलते थे लोगों को। उससे उभरा देश। ये मैं नहीं कह रहा हूं, प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि कोविड से देश उभरा, आर्थिक प्रगति हो रही है, जीएसटी कलेक्शन बढ़ रहा है, सब दूर अब राम राज्य स्थापित हो गया है। तो फिर 5 किलो अनाज क्यों? कोविड के बाद लगातार चुनाव आए और चुनाव के डर से आपको एक्सटेंशन करना पड़ा। मैं आज भी मानता हूं कि 81 करोड़ लोग भूखे नहीं सोते, लेकिन आपने लोगों की आदत बिगड़ दी। अब आपको डर लग रहा, विड्रॉ करेंगे तो लोग विद्रोह करेंगे, लेकिन हुआ उल्टा। एक बड़े जनरल सेक्रेटरी पार्टी के मुझे कह रहे थे कि अशोक जी, हमारे पास एक बहुत बड़ा, मतलब एक वोट बैंक तैयार हो गया, लाभार्थी। मैंने बोला ये वोट बैंक जो लाभार्थी है ना, ये वन टाइम पासवर्ड है। बोले कैसे? मैंने, लाभार्थियों की मेंटेलिटी होती है इंसान की। मुझे 1 साल तक 5 किलो अनाज फ्री मिला,
पहले 2-3 महीने तो मुझे लगता है कि सरकार माँ बाप कितना कर रही है, 1 साल बाद वो मेरा अधिकार हो जाता है। और फिर मैं कहता हूँ कि मतलब फ्री अनाज आपका राइट बन जाता है। राइट बन जाता है, और फिर डिमांड बढ़ती है कि तेल भी चाहिए साथ में, मसाले मिलते तो और हो जाता। और ये मसाले और तेल से थोड़ी ना पेट भरता है, गैस भी तो जलानी पड़ेगी। 1200 रुपये की गैस लेके मैं क्या पूरेगा मेरे को? तो मुझे गैस भी सरकार फ्री में दे। और ये अंतहीन है, क्योंकि सिविक्स में जो सब्जेक्ट है उसमें एक विषय है वांट्स। उसमें हमेशा कहा जाता है वांट्स कैन नॉट बी सेटिस्फाइड, दे आर ऑलवेज रिकरिंग। आपके आज वांट है कि आप पॉडकास्ट कर रही है, आपका प्रोग्राम अच्छा चले, भगवान की दया से ये प्रोग्राम हिट हो जाएगा, खूब अच्छा चलेगा। आपको लगेगा ना कि अब मेरा अपना एक स्टूडियो होना चाहिए और मेरा एक यूट्यूब चैनल भी पॉडकास्ट जैसा चलना चाहिए। जब आपके यूट्यूब चैनल्स हो जाएंगे और अच्छा रेवेन्यू आएगा, फिर आपको लगेगा कि बहुत हो गया, आप सेटेलाइट चैनल चालू करूँ। जब सेटेलाइट चैनल चालू हो जाएगा, फिर आपको लगेगा सेटेलाइट चैनल एक हो गया, मैं पूरे देश में हर राज्य में। जब वो भी हो जाएगा तो आपको लगेगा कि नहीं, अभी फिल्म इंडस्ट्री, अब कम्युनिकेशन सिर्फ इतना नहीं है, अब फिल्म इंडस्ट्री में भी मैं हाथ मारूँ। और जब सब कुछ हो जाएगा तो आपको लगेगा कि ये मैं पूरा देश चला रही हूँ। अभी आईबी मिनिस्टर आके हमको क्या बताता, अब मुझे आईबी मिनिस्टर भी बनना है। जब आईबी मिनिस्टर बन जाओगी तब आपको लगेगा कि नहीं, ये प्राइम मिनिस्टर के सामने हमेशा झुकना पड़ता है, अब मुझे प्राइम मिनिस्टर बनना है। और प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद फिर यूनाइटेड नेशंस है, फिर आपको नोबेल प्राइज है। सो आदमी के मरते दम तक। ये तो डिजायर इसीलिए गडकरी हमेशा कहते थे कि अच्छे दिनों की कोई भाषा नहीं, परिभाषा नहीं है। अच्छे दिन आएंगे, हमेशा दिन अच्छे ही होते हैं, लेकिन इससे भी अच्छे दिन चाहिए। यही अभिलाषा आदमी को लगातार काम करने के लिए प्रवृत्त करती है। अब मैं ये ब्रैकेट जानना चाहूंगी, बीजेपी कह रही है 400 पार, लेकिन वो ब्रैकेट क्या होगा जिसमें एनडीए आएगी या बीजेपी आएगी? 400 एक फिक्शनल टारगेट नहीं है, पर 400 एनडीए होगा कि नहीं होगा वो बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा। बीजेपी को साउथ के अंदर पिछली बार कर्नाटका स्वीप किया था। एक बीजेपी को जितने स्टेट्स पिछली बार स्वीप किए थे उससे 2 ज्यादा स्टेट्स स्वीप करने पड़ेंगे इस बार, और 8 स्टेट्स के अंदर अपनी सीट्स बढ़ानी पड़ेगी, जो पॉसिबल है। जैसे मध्य प्रदेश में पिछली बार छिंदवाड़ा हारी थी, इस बार जीत सकती है। झारखंड में जो पिछली बार हारा था बीजेपी में ज्वाइन कर गया है तो जीत सकती है। छत्तीसगढ़ में बस्तर में इस बार वोट पड़ा है तो बढ़ सकता है। उड़ीसा में अगर बीजेपी और बीजेडी मान लीजिए साथ में जाते तो 21 सीट एनडीए के खाते में चले जाती है। आंध्र प्रदेश में अगर कोई फ्रेंडली अलायंस एनडीए का है तो मान लीजिए इलेक्शंस के बाद में कोई ना कोई पार्टी जुड़ जाए तो हो सकता है। सो आई एम सेइंग दिस फॉर श्योर that whether 400 will happen or not, we have to wait and watch for the next few days कि सीट शेयरिंग क्या होती है। और ये 3-4 हफ्ते पोलिंग के पहले ही आप बता पाओगे कि ऐसा हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और इसमें जो स्विंग राज्य है वो बंगाल का राज्य, उड़ीसा का राज्य और महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश रहेगा। जैसे यूपी में बीजेपी आज की स्थिति में 2019 से ज्यादा बहुत मजबूत है। सो यूपी में बीजेपी अब मैक्सिमाइज क्या 74 पे करेगी, 72 पे करेगी, 78 पे करेगी, ये मैटर करेगा। सो कोई भी ऐसा राज्य नहीं है जहां से बीजेपी डेप्रिसिएट हो रही है। अब इलेक्शन को लेके प्रेडिक्शन इस बार? इलेक्शन को प्रेडिक्शन ऐसा है, देखिए पिछली बार बीजेपी का सबसे बेहतरीन परफॉर्मेंस था 303, अब इन्होंने कहा 370। तो मैं कई बीजेपी के नेताओं से मिलता हूं और मैंने कहा कि 370 कहां से लाओगे आप? क्या राजस्थान में 28 आएगी आपकी? क्या गुजरात में 40 आएगी आपकी? जितनी जहां थी उतनी तो आपके पास है। कर्नाटक आपके पास है, छत्तीसगढ़ आपके पास है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, हिमाचल, गुजरात, ये तो सब आपके पास है, यूपी आपके पास है। आपको इससे ज्यादा लानी हो तो बंगाल से लानी पड़ेगी, 18 है, उससे ज्यादा लेनी होगी। और फिर आपको केरल से उठानी होगी, आपको तमिलनाडु से उठानी होगी, तेलंगाना से उठानी होगी, आंध्र से उठानी होगी, जहां आपके पैर नहीं है। तो 303 के साथ जो 77 सीटें, यानी 370 पार जो बोला, तो 303 है तो 67 सीट्स जो है इसी का जुगाड़ नहीं बैठ पा रहा है। मैंने ठीक है, आप छोड़िए, अब ये जो 303 है कैसे बचाओगे आप? कैसे बचाओगे? महाराष्ट्र में आपके पास कितनी थी? 42 थी। इस बार महाराष्ट्र में 8 भी आना मुश्किल है। आपके पास बंगाल में 18 थी, 8 भी आना मुश्किल है। पिछली बार जब पूरे देश ने आपको 300 पार दिया, आप यूपी में 10 सीटों का गच्चा खा गए। तब अखिलेश के पास 25 लोग थे विधायक, अखिलेश के पास 100 से ज्यादा विधायक है, मतलब 44 थे पहले, अब 100 से ज्यादा है।
इस बार आप 50 पे आ जाओगे, वहाँ गड्ढा भरेगा। जो 303 में गड्ढे हैं वो भरोगे कहाँ से? वही नहीं भरपाई होगी, तो आपका आंकड़ा कम होना ज़रूरी होगा। एंटी इनकम्बेंसी है, राजकीय सबके सब रीजनल पार्टीज का जीने मरने का सवाल। उत्तराधिकारी अगर मोदी का माना जाता है तो योगी को माना जाता है। सेकंड लाइन ऑफ लीडरशिप कैसे देखते हैं आप? मेरे हिसाब से नरेंद्र मोदी जी के जो शूज हैं उसमें कोई भी नहीं स्टेप कर सकता है इस देश के अंदर आने वाले किसी भी साल में। नरेंद्र मोदी इज वंस इन अ जनरेशन लीडर। बिकॉज कहना आसान होता है कि कौन नेक्स्ट लाइन होगा, बट आप समझो कि उस आदमी ने क्या किया है। उस आदमी का एक्सपीरियंस किसी के पास नहीं है जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पास में। 20 ईयर्स प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ग्राउंड पे चप्पल घीसते हुए रहे। 20 साल उन्होंने देश की जनता के बीच में स्ट्रगल किया। 20 साल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गवर्नेंस करी गुजरात की, और जहां पहले उनको रिडिक्यूल किया गया और फिर उन्होंने उनको मोस्ट प्रॉस्परस स्टेट्स बनाया। उसके बाद वो व्यक्ति प्रधानमंत्री बने और 10 साल तक पूर्ण बहुमत का प्रधानमंत्री चलाए। That man has got experience of everything and anything. Nobody in this country, no leader has ever got. Nehru also did not get, Indira did not get. तो इनको तो सत्ता थोपी गई थी. No leader has got. So he is a mix of everything which भारत stands for. जिसमें सनातन प्राइड भी है, जिसमें ग्लोबल एस्पिरेशंस भी है, जिसमें वेलफेयरिज्म भी है। ये तीन इतनी बड़ी रीच किसी की भी नहीं है। कौन स्टेप करेगा शूज में? तो कोई भी स्टेप नहीं कर सकता है, सबको भी पता है। नेक्स्ट जेन क्या होगी वो पॉलिटिक्स की सर्कमस्टेंसेस। पोटेंशियल आप किस में देखते हैं? देखिए, लीडर्स तो बहुत सारे पॉपुलर हैं। आपने जिन सबका नाम लिया, योगी जी पॉपुलर है, अमित शाह जी पॉपुलर है, फडणवीस जी पॉपुलर है, अन्नामलाई तमिलनाडु के अंदर ही इज डूइंग वेल, इट विल टेक हिम लॉट ऑफ टाइम, हिमंता बिस्वा इज पॉपुलर। क्या होता है पूजा जी, आज हम बैठ के बात कर रहे हैं लीडर, कल को आप किसी दूसरे लीडर की भी बात कर सकती हैं। सिचुएशंस क्या डिमांड करती है। आज से 10 साल पहले आप हिमंता बिस्वा शर्मा जी की तो बात नहीं करती थी नेशनल स्टेज पे। आज से 12 साल पहले तो आप योगी जी की बात नहीं करती थी। ये तो है ना। तो मैं ये कह रहा हूँ पॉलिटिक्स में ना सब क्रिएशंस जो होते हैं वो सर्कमस्टेंसेस के क्रिएशन होते हैं। यूपीए ने इतना बुरा परफॉर्मेंस किया 2 में, इतना करप्शन किया, देश में इतनी डिस्पोंडेंसी आ गई कि देश को एक स्ट्रांग लीडर नरेंद्र मोदी की जरूरत पड़ गई। पर एक बात तो तय है कि अब देश जो है वो निर्णय कर चुका है कि वैसे काल में, खिचड़ी काल में वापस नहीं जाना चाहेगा। तो जो भी लीडरशिप होगी आगे चल के, उसमें एक एलिमेंट ऑफ स्ट्रेंथ तो होगी, और उसमें और कोई भी लीडर अपीज नहीं कर सकता आने वाले समय के अंदर। तो ये 2 क्वालिटीज तो रहेगी, स्ट्रेंथ, नॉन अपीजिंग एंड इंडियाज इंटरेस्ट। तो अब कौन होगा यू नेवर नो, बिकॉज सी मेरे हिसाब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आज एक सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं है। नरेंद्र मोदी टुडे एक मॉरल कॉन्शियंस के ऊपर है। कोई आदमी, आप इमेजिन करिए, सोच सकते हैं कि जो पूरी जनता को बोले कि आप कोविड काल में घर के बाहर आइए और सब लोग एक साथ में आके अपने घर के बाहर आके थाली बैंग करिए, सो दैट इट रिप्रेजेंट्स अ पॉजिटिव स्पिरिट। ऐसे तो कोई भी लीडर को बोल के आप मैं कभी नहीं जाएंगे, कौन सा जाके चेक कर रही है पुलिस की घर के बाहर आ जाओ, कोई नहीं, बट स्टिल एवरीबडी केम आउट। दिस टेल्स यू दैट ही हैज कनेक्टेड टू द हार्ट्स ऑफ द पीपल। तो कल को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बोले कि दिस पर्सन विल बी द लीडर, पीपल माइट बिलीव दैट ऑल्सो। सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू जस्ट एस्टैब्लिश दैट दिस स्टेटमेंट राइट नाउ इज टू अर्ली, बिकॉज आई बिलीव दैट नरेंद्र मोदी विल कंप्लीट द एंटायर 3rd टर्म। इसी भारतीय जनता पार्टी में कम से कम 200 लोग ऐसे हैं कि जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। आप 5, 7, 10 नाम बता दीजिए। राजनाथ सिंह हो सकते हैं, येदियुरप्पा हो सकते हैं, आपके गडकरी हो सकते हैं, शिवराज सिंह चौहान हो सकते हैं, रमन सिंह हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? इसमें जो सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग नाम है योगी आदित्यनाथ का, आपने वो नहीं लिया। नहीं, बोला ना, योगी आदित्यनाथ भी हो सकते हैं, क्योंकि वो नए नए अभी सेकेंडरी टर्म है। अपने यहाँ 15-15 साल मुख्यमंत्री रहे लोग हैं। इसलिए मैंने जिन्होंने जनसंघ से काम करना शुरू किया भारतीय जनता पार्टी में, वो जनसंघ से आए, ऐसे भी लोग हैं। ये तो कभी बीजेपी में रहे नहीं, ये तो गोरखनाथ पीठ के पीठेश्वर बन गए, और वो सीट गोरखनाथ पीठ को दी हुई थी इसलिए वो सांसद बन गए। लेकिन उनकी हिंदू युवा वाहिनी हमेशा चलती रहती थी, अपना एक अलग फोर्स लेके चलते थे वो। ये तो बाय फ्लुक चीफ मिनिस्टर बने और फिर कंटिन्यू रहे।